एक समय की बात है। राजा अकबर के दरबार में नौकरी की आस लिए एक आदमी आया। उसकी कुछ समय बातें सुनकर और दिमाग की परीक्षा लेने के बाद राजा ने उसको कर वसूलने की नौकरी दे दी। बीरबल भी उस दरबार में उपस्थित थे। उन्होंने उसे कुछ समय ध्यान से देखा और उसके बाद बोला कि बादशाह, यह आदमी ज्यादा ही चतुर लग रहा है। यह थोड़े ही दिनों में कुछ न कुछ बेईमानी अवश्य करेगा। उसके बाद थोड़ा समय निकला और तब तक उस आदमी ने कर वसूलने का काम पूरे तरीके से संभाल लिया था। एक दिन राजा अकबर के दरबार में दो आदमी उस कर वसूलने वाले अधिकारी की शिकायत करने आए। शिकायतें कुछ खास नहीं थीं, इसलिए ज्यादा विशेष किसी ने ध्यान नहीं लगाया। उसके कुछ दिनों के बाद रिश्वत लेना और प्रजाजनों को परेशान करना, इस प्रकार के आरोप उस अधिकारी पर लगने लगे। ऐसी अनेक शिकायतें आने लगी तो बादशाह ने विचार किया, इसका तबादला ऐसे स्थान पर कर दूं जहां इसको बेईमानी करने के लिए मौका ही न मिले। ऐसा सोचकर ही राजा अकबर ने निर्णय लिया कि उसे अस्तबल में मुंशी बनाना चाहिए। उसके बाद अकबर ने मन में विचार किया, वहां घोड़ों की लीद उठवाने के कार्य में ये आदमी बेईमानी नहीं कर पाएगा। वहां भी मुंशी के काम पर आते ही उस आदमी ने फिर रिश्वत लेना शुरू कर दिया। उसने सीधे घुड़सालों से बोल दिया कि तुम लोग घोड़ों को दाना पानी कम देते हो। यह बात बादशाह को पता चल चुकी है, इसी कारण मुझे लीद को तोलने के लिए कहा है। अब यदि लीद का वजन कम आया तो सबकी शिकायत राजा से करूंगा। तब उस मुंशी से दुहखी होकर प्रत्येक घोड़े के हिसाब से घुड़सालों ने 2 रुपए देना चालू कर दिया। यह खबर भी कुछ दिन में राजा अकबर के पास पहुंच गई। तब मुंशी को सीधा यमुना नदी की लहरें गिनने का काम दे दिया। उसके बाद बादशाह ने विचार किया कि अब इस काम में तो ये कुछ भी बेईमानी नहीं कर सकेगा। जब वह आदमी यमुना नदी के किनारे गया तब वहां पर भी उसने दिमाग लगा लिया। वह नाव की सवारी कराने वाले मल्लाहों को रोकने लगा और कहने लगा कि मैं लहरें गिनता हूं, इसलिए तुम लोग लहरें गिनते समय यहां से नहीं निकल सकोगे। यहीं पर तुमको कुछ दिन तक रुकना पड़ेगा। हर रोज ये बातें सुनकर मल्लाहों ने अपने काम को निरंतर रखने के लिए उसको 20-20 रुपए की रिश्वत देना शुरू कर दिया। तब से यमुना के किनारे पर भी वो व्यक्ति बहुत बेईमानी करने लगा था। कुछ ही महीने में यह खबर भी बादशाह तक पहुंची। उसी समय राजा अकबर ने लिखकर आदेश भिजवाया कि नावों को रोकना नहीं, जाने देना है। वह आदमी बहुत चालाक था। उसने राजा अकबर के आदेश को बदलकर नावों को रोको मत जाने दिया करो कर दिया। इस तरह कुछ बदलकर उसने राजा अकबर के आदेश को वहां लगवा दिया। अंत में उस आदमी से परेशान होने पर बादशाह ने उसको नौकरी से ही हटा दिया। तब राजा अकबर को बीरबल की बात याद आई कि ये आदमी बेईमानी अवश्य करेगा। तब उन्होंने विचार किया कि मुझे उसको पहली गलती पर ही कठोर सजा देनी चाहिए थी। शिक्षा, दुष्ट उसकी दुष्टता और बेईमान किसी भी जगह चला जाए परंतु छोड़ता नहीं है। एक दिन की बात है। राजा अकबर ने बिस्तर पर बैठे बैठे अपने सेवक से पानी मंगवाया। उस वक्त राजा अकबर के कक्ष के पास से कूड़ा कचरा साफ करने वाला सेवक निकल रहा था। उसको पता चला कि महाराज को पानी चाहिए तथा उनकी सेवा में कोई सेवक उपस्थित नहीं है। तब वह स्वयं ही राजा के लिए पानी ले आया। उस कचरा साफ करने वाले सेवक को पानी की गिलास हाथ में लिए अपने निकट देखकर अकबर चौंक गए, किंतु उनको बहुत अधिक प्यास लगी थी। इस वजह से राजा ने ज्यादा सोचे बिना उसके हाथ से गिलास लिया और पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ली। उस समय अकबर के कुछ विशेष दरबारी उनके कक्ष में पहुंचे।
जब उन्होंने वहां कचरा उठाने वाले सेवक को देखा तो उसे उसी समय राजा अकबर के कक्ष से बाहर जाने को कह दिया। उसके बाद कुछ समय तक उन्होंने बादशाह अकबर से चर्चा की और उसके बाद उनके कक्ष से चले गए। उनके जाने के थोड़ी देर बाद राजा अकबर का पेट खराब होने लगा। दिन ढलते ढलते तो राजा अकबर का स्वास्थ्य और भी बिगड़ गया। राजा अकबर की ऐसी स्थिति देख अच्छे से अच्छा हकीम बुलाया गया, किंतु दवाइयां खाने के बाद भी उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा था। उस समय राज वैद्य ने राजा अकबर को किसी ज्योतिषी को बुलवाने की सलाह देते हुए कहा, राजन, शायद आपके ऊपर किसी मनहूस व्यक्ति की छाया पड़ गई है। राज वैद्य की बात मानते हुए राजा अकबर ने ज्योतिष को बुलवाने को कह दिया। उसके बाद राजा अकबर ने मन में विचार किया कि जो राज वैद्य बता रहे हैं, ऐसा तो मेरे साथ नहीं हुआ है। केवल मैंने तो कचरा उठाने वाले नौकर के हाथों से लाया हुआ पानी पिया है। ऐसा विचार करने के तुरंत बाद राजा अकबर ने उस कचरा उठाने वाले व्यक्ति को मौत की सजा सुना दी। तब सिपाहियों ने राजा के आदेश अनुसार उस नौकर को जेल में डाल दिया। कुछ समय बाद राजा अकबर के इस सजा के बारे में बीरबल को पता लगा। वे उसी वक्त उस नौकर के पास गए और उससे बोला कि तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें बचाने के लिए कोई ना कोई तरीका निकाल लूंगा। यह बात उस नौकर को बात कर बीरबल उसी वक्त बादशाह अकबर के पास चले आए। वहां जाकर बीरबल ने राजा अकबर से बोला, महाराज, क्या हो गया है आपको? आपका स्वास्थ्य इतना खराब कैसे हो गया? राजा अकबर ने जवाब देते हुए कहा, बीरबल, मेरे ऊपर किसी मनहूस व्यक्ति की छाया पड़ गई है और मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया है। राजा अकबर का ऐसा जवाब सुनकर बीरबल राजा अकबर के सामने हंसने लगे। बीरबल को हंसते देखकर राजा अकबर को बहुत गुस्सा आया। तब उन्होंने बीरबल से बोला, तुम मेरे स्वास्थ्य का मजाक उड़ा रहे हो? बीरबल ने उत्तर में बोला, अरे नहीं, मजाक नहीं, केवल मैं ये चाहता हूँ कि यदि उस कचरा साफ करने वाले नौकर से भी ज्यादा मनहूस मिल गया तो आप उस नौकर को क्षमा करेंगे कि नहीं? तब राजा अकबर ने बीरबल से प्रश्न किया, क्या उस नौकर से भी बड़ा कोई मनहूस होगा? यदि तुम उससे भी बड़ा मनहूस ला सकते हो तो मैं अवश्य ही उस नौकर को क्षमा कर दूंगा। तब तुरंत बीरबल ने कहा, महाराज, उससे बड़े मनहूस तो आप खुद हैं। उस मामूली कचरा उठाने वाले इंसान ने तो आपको प्यासा समझकर आपकी प्यास बुझाने के लिए आपको पानी दिया, किंतु आपको लगने लगा है कि उसकी वजह से आपका स्वास्थ्य खराब हो गया है। थोड़ा तो उस बेचारे नौकर के लिए सोचिए, वह तो केवल आपको पानी पिलाने के कारण जेल चला गया। सुबह सुबह आपको देखकर उसका दिन तो ठीक पूरा का पूरा जीवन खराब हो गया है और थोड़े समय के बाद तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब आप खुद ही बताइए कि स्वास्थ्य बिगड़ना बड़ी मनहूसियत है या मृत्यु की सजा? बीरबल ने आगे बोलते हुए कहा, अब आप स्वयं को मृत्यु की सजा मत दीजिएगा, क्योंकि आप यहाँ के राजा हैं और हमको आप हमारी जान से भी अधिक प्रिय हैं। बीरबल की इस बुद्धिमानी वाली बात को सुनने के बाद बीमार राजा अकबर हंसने लगे और उन्होंने उसी वक्त सिपाहियों को आदेश दिया कि उस कचरा साफ करने वाले नौकर को कैद से छोड़ दो और उसकी सजाए मौत भी माफ कर दी। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर किसी की बातों में आकर निर्णय नहीं लेना चाहिए, साथ ही साथ अंधविश्वासी तो होना ही नहीं चाहिए। एक बार बादशाह अकबर बीमार हो गए। उनकी बीमारी भी विचित्र थी। बहुत उपाय करने पर भी उन्हें नींद नहीं आती थी। वैद्य और हकीम भी उपचार करते करते थक गए थे। एक दिन चीन से एक हकीम आया। उसने बादशाह की जांच की और एक युक्ति बताई। उसने कहा,
आप रोज रात को सोते समय एक लंबी कहानी सुना कीजिए, इससे आपको नींद आएगी और धीरे धीरे आपका रोग मिट जाएगा। अकबर ने कहा, रोज रोज मुझे कहानी कौन सुनाएगा? बीरबल ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, दरबारी तो हैं ही। रोज एक दरबारी आपके पास आएगा और कहानी सुनाएगा। एक दिन मैं भी कहानी सुनाने आऊंगा। बादशाह को बीरबल की योजना पसंद आई। फिर तो कहानी कहने के लिए प्रतिदिन एक एक दरबारी आने लगा, लेकिन यह युक्ति सफल नहीं हुई। दरबारी कहानी कहते कहते थक जाते, लेकिन बादशाह को नींद न आती। वह जागते रहते। दरबारी भी कहानी कहते कहते थक जाते और अंत में वे स्वयं ऊँघने लगते। अंत में बीरबल की बारी आई। उसने अपनी कहानी इस प्रकार शुरू की। एक था जंगल। फिर बादशाह ने कहा, जंगल में एक झोंपड़ी थी। उसमें किसान अपने परिवार के साथ रहता था। फिर किसान खेती करता, फसल पैदा करता और खाने के लिए अनाज इकट्ठा करके रखता। फिर पक्षी उसकी झोंपड़ी में घुस जाते और एक एक दाना लेकर उड़ जाते। फिर बीरबल ने सोचा, इस फिर का कोई उपाय करना पड़ेगा। बीरबल ने कहा, किसान मिट्टी का एक बर्तन ले आया। उसने अनाज भरकर एक मोटे कपड़े से बर्तन का मुंह बंद कर दिया। फिर पक्षी झोपड़ी में जाते, परंतु उन्हें दाने न मिलते। फिर उस झोपड़ी में एक चूहा रहता था। एक चतुर चिड़िया ने उससे दोस्ती कर ली। फिर उसने चूहे से अनाज वाले बर्तन के मुंह पर बंधे हुए कपड़े को कुतरवा दिया। फिर एक के बाद एक पक्षी आते गए। इस प्रकार झोंपड़ी के आगे हजारों पक्षी इकट्ठे हो गए। उनमें से एक पक्षी झोंपड़ी में गया। उसने कोठरी में से दाना लिया, फिर वह उड़ गया। फुर्र। फिर दूसरा पक्षी आया, दाना लिया और उड़ गया। फुर्र। फिर तीसरा पक्षी आया, दाना लिया और उड़ गया। फुर्र। फिर चौथा पक्षी आया, दाना लिया और उड़ गया। फुर्र। फिर पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां पक्षी आया, दाना लिया और उड़ गया। फुर्र। बीरबल की फुर्र फुर्र से बादशाह पूरी तरह उब गए। उन्होंने कहा, अब कितने पक्षी उड़ने बाकी हैं? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अभी तो 9 ही उड़े हैं। एक एक करके हजारों पक्षियों को उड़ने में देर तो लगती है न। अकबर ने जम्हाई लेते हुए कहा, अब बाकी पक्षियों को तुम कल उड़ाना। आज तो मुझे नींद आ रही है। करवट बदलकर बादशाह ऊँघने लगे। बीरबल अपने घर चले गए। दूसरे दिन अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानी में मुझे बड़ा मजा आया, मुझे अच्छी नींद आई। बीरबल ने कहा। फिर बादशाह बोले। फुर्र। दोनों हंस पड़े। शिक्षा, कुछ लोगों को जब तक दर्पण न दिखाया जाए तब तक उन्हें समझ नहीं आता कि वे क्या कर रहे हैं। किसी के व्यवहार के बारे में बहस करने या गलती ढूंढने से अच्छा है कि उनके व्यवहार की नकल आसानी से हल ढूंढ सकती है। राजा अकबर जब आकर दरबार में बैठे ही थे कि तभी दरबार में एक कसाई एवं एक तेली आपस में बहस करते हुए दरबार में आ गए। राजा अकबर ने बीरबल से बोला, बीरबल, जरा पूछो यह किस लिए झगड़ा कर रहे हैं? ठीक है हुजूर, कहकर बीरबल उठ खड़े हुए और बोले, आप दोनों में से शिकायत लेकर कौन आया है? तेली थोड़ा आगे आकर बोला, शिकायत लेकर मैं दरबार में आया हूँ हुजूर। हाँ, तो झगड़े की वजह क्या है? बीरबल ने पूछा। तेली रोता हुआ चेहरा बनाकर बोला, मैं तो मेरी दुकान में बैठा बही खाता देख रहा था। उसी वक्त कसाई ने आकर मेरे से तेल मांगा। मैंने इसको तेल दे दिया, तब ये चला गया। तब मैं वापस बही खाता देखने लगा। कुछ समय पश्चात जब मेरी नजर सामने गई तो पैसों की थैली गायब थी।
मुझे इस कसाई पर शक हुआ और मैं दौड़ा दौड़ा इसके पास पहुंचा तो मैंने अपनी थैली इसके हाथों में देखी। मैंने इससे अपनी थैली मांगी तो इसने थैली देने से इनकार करते हुए कहा कि यह थैली मेरी है। मैं सच बता रहा हूँ, हुजूर। अब आप ही न्याय करें। बीरबल ने कसाई से बोला, तुम्हारा कुछ कहना है? कसाई डरते हुए कहने लगा, मैं जो कुछ भी बताऊंगा सच बताऊंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बताऊंगा। हुजूर, मैं मेरी दुकान में बैठकर पैसे गिन रहा था, उस समय यह तेली रोज की तरह तेल बेचने के लिए आया। इसकी दुकान मेरी दुकान से 3-4 दुकानों की दूरी पर ही है। पैसों की थैली मैंने पास ही रख रखी थी। इसके जाने के पश्चात जब मेरी थैली नजर नहीं आई तो मैंने दौड़कर इसे पकड़ा एवं इसके हाथ से अपनी थैली ले ली। सच यही है, हुजूर। इस बात का गवाह भगवान खुद है। अब सही या गलत का न्याय आपको करना है। बीरबल ने वो पैसों की थैली अपने पास रखी और उनसे बोला, निर्णय कल होगा। तुम दोनों घर चले जाओ। उन दोनों के चले जाने के पश्चात बीरबल ने थैली में रखे पैसे धुलवाए तो उनमें तेल कुछ भी नजर नहीं आया, जबकि मांस की दुर्गंध आई, जिस कारण यकीन हो गया कि थैली एवं पैसे दोनों ही कसाई के हैं। अगले दिन दरबार लगा। दरबार में कसाई और तेली उपस्थित हुए। बीरबल ने उन्हें अपना निर्णय सुनाया तो तेली चीखने चिल्लाने लगा। बीरबल ने सिपाही से बोला, तेली की पीठ पर 100 कोड़े लगाए जाएं। बीरबल ने जैसे ही उसे कोड़े लगाने का आदेश दिया उसने उसी समय अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पैसों की थैली कसाई को सौंप दी गई। तेली को दंडित करने के बाद छोड़ दिया गया। बादशाह ने बोला, बहुत अच्छा बीरबल, हम तुम्हारे इस न्याय से बहुत प्रसन्न हैं। झूठ कभी भी छुपता ही नहीं है, वह एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है। कहानी से शिक्षा, कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए एवं झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। राजा अकबर राज्य के कामों के अलावा भी कई चीजों के विषय में बीरबल से चर्चा किया करते थे। इसी तरह ही बैठे बैठे एक दिन राजा अकबर ने बीरबल से पूछा कि सबसे बड़ा हथियार इस संसार में तुम्हारे हिसाब से कौन सा होता है? इस कथन के जवाब में बीरबल ने बोला कि दुनिया में आत्मविश्वास से बड़ा हथियार और कोई नहीं होता है। ये बात राजा अकबर समझ नहीं पाए, किंतु फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। तब उन्होंने मन में विचार किया कि वक्त आने पर इस बात की परख करना पड़ेगी। थोड़े दिन बीतने के बाद राजा अकबर के राज्य में कोई हाथी बेकाबू हो गया। पता किया गया तो समझ आया कि वह हाथी पागल हो गया है। उसको कर्मचारियों ने जंजीरों के द्वारा जकड़ लिया था। ये सूचना जैसे ही राजा अकबर को मिली तो राजा ने सीधे महावत से बोला कि जब भी तुमको बीरबल आता नजर आए तो हाथी को जंजीरों से खेल देना। यह बात सुन के महावत हैरान रह गया, किंतु राजा अकबर का आदेश था, इस कारण से वो सिर झुका के चला गया। उसके ठीक बाद राजा अकबर ने बीरबल को महावत के पास जाने के लिए बोला। महावत ने भी राजा अकबर के आदेश को मानते हुए बीरबल को आता देख हाथी को जंजीरों से छोड़ दिया। बीरबल को इस बात का पता नहीं था, इसलिए वह तो आराम चलते हुए जा रहे थे। उसी समय उनकी निगाहें चिंघाड़ते हुए हाथी पर पड़ गई। जब उन्होंने देखा कि हाथी उनकी ओर ही आ रहा है, बीरबल तो कुछ समझ ही नहीं पाए। थोड़ी ही देर में उनके दिमाग में विचार आया कि राजा अकबर ने मेरी आत्मविश्वास वाली बात की परीक्षा के लिए ही इस हाथी को मेरे पीछे लगाने का आदेश दे दिया होगा। तब बीरबल कहीं भागने का सोच रहे थे, किंतु ऐसा कुछ नहीं कर पाए। सामने से हाथी भागा आ रहा था एवं अगल बगल में भाग के जाने की जगह भी नहीं मिली। इतने में हाथी बीरबल के बहुत निकट आ पहुंचा। तब बीरबल ने पास ही एक कुत्ते को देख लिया
और उसकी टांगों को पकड़ा और हाथी की ओर फेंक दिया। कुत्ता चीखते हुए हाथी से टकरा गया। कुत्ते की ऐसी चीखें सुनके हाथी वापस उल्टी दिशा में भागा और वहां से चला गया। थोड़ी ही देर के बाद इस बात का राजा अकबर को पता चला। तब जाके उन्होंने मान लिया कि केवल आत्मविश्वास ही व्यक्ति का सबसे बड़ा हथियार है। कहानी से शिक्षा: हर किसी की बात पर यूं ही विश्वास नहीं करना चाहिए। किसी भी बात की जांच एवं परख करना आवश्यक है। दूसरी शिक्षा ये है कि मनुष्य वक्त से पहले उम्मीद ना छोड़े। यदि उम्मीद ना छोड़े तो परेशानी का हल मिल सकता है। एक गरीब आदमी ने नींद में सपना देखा कि उसने अपने मित्र हरिराम से 200 रुपए उधार लिए हैं। सुबह जब वह बिस्तर से उठा तो उसने स्वप्न के बारे में अपने मित्रों को बताया। इस तरह यह बात सब तरफ फैल गई कि घनश्याम ने हरिराम से 200 रुपए उधार लिए हैं। हरिराम को जब यह बात पता लगी तो वह घनश्याम के पास पहुंचकर बोला, मैंने तुमको जो 200 रुपए दिए थे मुझे वापस कर दो। घनश्याम ने आश्चर्य से बोला, यह तुम क्या बोल रहे हो? ये तो स्वप्न की बात थी। हरिराम बोला, देखो मना मत करो, गवाही हजारों लोग दे सकते हैं। तुमने खुद सबसे यह बात कही है। रुपए लेना तुमने स्वयं स्वीकार किया है। हरिराम जी, सपने की बातें सत्य नहीं होती है, घनश्याम ने बोला। हरिराम भौहें चढ़ाकर बोला, मुझे कुछ नहीं पता। जब तुमने रुपए लेना खुद स्वीकार कर लिया है तो तुम्हें रुपए लौटने ही पड़ेंगे। यदि तुम रुपए नहीं दोगे तो मैं यह मामला राजा अकबर के दरबार में ले जाऊंगा। घनश्याम बहुत गरीब था, उसके पास तो कभी 200 रुपए होते ही नहीं थे। वह 200 रुपए देता भी तो किस तरह देता। वह बहुत ही दुखी हो गया एवं डर गया। आखिर मामला राजा अकबर के दरबार में पहुंचा। राजा अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंपते हुए कहा, बीरबल, अपनी चतुराई से बिल्कुल सही न्याय करो। दोनों पक्षों की सारी बातें सुनी, गवाहों की बातें भी सुनी। उसके बाद 200 रुपए गिनकर एक थैली में रखें एवं हरिराम के सामने उस थैली को सरकाते हुए एक दर्पण के सामने इस तरह से रखी कि दर्पण में साफ दिखने लगा। दर्पण की ओर इशारा करते हुए बीरबल ने ऊंचे स्वर में बोला, हरिराम, तुम दर्पण से अपने रुपए ले सकते हो। हरिराम आश्चर्य से कहा, हुजूर, दर्पण में दिखाई देने वाले को मैं कैसे ले सकता हूँ? बिल्कुल सत्य बोला। बीरबल राजा अकबर की तरफ देखते हुए बोले, सपना भी तो एक प्रतिबिंब के जैसा ही होता है। इसलिए सपने में उधार लिया गया पैसा कैसे वापस दिया जा सकता है? यह आपके द्वारा गरीब घनश्याम के पर झूठा इल्जाम थोपा गया है, हरिराम, एवं साथ ही तुमने महाराज अकबर का समय नष्ट किया है। इस गलत काम के कारण तुमको 30 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा, जिससे कि फिर भविष्य में कभी तुम इस तरह की गलती वापस ना करो। बीरबल के इस न्याय से बादशाह बहुत खुश हुए। लालची हरिराम को लेने के देने पड़े। कहानी से मिली शिक्षा: कभी भी बिना सही कारण के किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए एवं फायदा उठाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। राजा अकबर ने एक दिन बीरबल से सवाल करते हुए कहा, बीरबल, हमने सुना है कि हाथी की पुकार सुनकर श्री कृष्ण उसकी मदद करने के लिए नंगे पांव दौड़े आ जाते थे। ना ही उनके साथ नौकर थे, ना ही कोई सिपाही था, ना ही कोई घोड़ा गाड़ी। बीरबल, हमारी समझ में इसका कारण नहीं आता है। क्या उनके पास नौकर नहीं थे या नौकरों की कमी थी? बीरबल थोड़ा मुस्कुराए, फिर कहने लगे, जहां पनाह, मैं इसका जवाब देने के लिए आपसे कुछ दिनों का वक्त चाहता हूँ। कुछ दिनों के पश्चात बीरबल एक शाही नौकर से मिले जो राजा अकबर के पोते की देखभाल करता था।
उस शाही नौकर से अनुमति लेकर बीरबल बादशाह के पोते को एक शिल्पकार के वहां ले गए और उससे बोला कि इस बच्चे की सूरत से मिलता जुलता मोम का एक पुतला बना दो। पुतला जब बनकर तैयार हो गया तो बीरबल ने पुतले को शाही कपड़ों आभूषणों से सजा दिया। उसके बाद उन्होंने मोम के पुतले को उसी नौकर को देते हुए बोला, इस मोम के बने पुतले को प्रतिदिन के जैसे ही महाराज अकबर के सामने लेकर जाना एवं निकट बने हुए तालाब में फिसलने का नाटक करते हुए फिसल जाना। लेकिन इस बात का पूरा ध्यान रखना कि पुतला तालाब में गिरे एवं तुम तालाब के किनारे पर ही गिरना। यदि तुम इस नाटक को करने में सफल रहे तो तुम्हें ढेरों पुरस्कार मिलेंगे। शाही नौकर ने पुरस्कार के लालच में बीरबल ने जैसा कहा था वैसा ही करा। वह मोम के पुतले को लेकर तालाब के पास पहुंचा और मोम का पुतला पानी में गिराकर वह खुद भी तालाब के किनारे पर गिर पड़ा। राजा अकबर दूर से ही ऐसा देखकर घबरा गए और जिस हाल में थे उसी हाल में दौड़ते हुए आ गए और तालाब में कूदकर पुतले को लेके तालाब के बाहर आ गए। हाथ में मोम का पुतला देखकर राजा अकबर समझ गए कि यह बीरबल का ही किया गया है। बीरबल ने तुरंत कहा, महाराज, इतने नौकर चाकर हैं, घोड़ा गाड़ी हैं, सिपाहियों की इतनी विशाल फौज है, फिर भी आप खुद अकेले ही तालाब में क्यों कूद गए? तब राजा अकबर के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था, वो चुप रह गए। बीरबल हंसे, महाराज, अब तो कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। जिस तरह से आपको आपका का पोता प्यारा है, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण को उनके भक्त प्यारे हैं। यही वजह है कि गजराज की एक पुकार सुनते ही पैदल ही दौड़े चले आए थे। राजा अकबर बीरबल के जवाब से संतुष्ट थे एवं तब उन्होंने बीरबल को ढेरों पुरस्कारों से सुशोभित किया। बीरबल राजा अकबर के दरबार का वजीर था और उन्हें बहुत खास भी था। अकबर सभी कार्यों में बीरबल की सलाह जरूर लेते थे क्योंकि बीरबल चतुर, बुद्धिमान और हाजिर जवाब था। बीरबल की चतुराई और उसकी कीर्ति न केवल पूरे राज्य और देश बल्कि दूसरे देशों में भी फैली थी। एक बार बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी के बारे में ईरान के बादशाह को पता चला। बादशाह ने अकबर के पास संदेश भेजा जिसमें लिखा था कि आप अपने वजीर बीरबल को कुछ दिनों के लिए हमारे दरबार में भेजने की कृपा करें। इसके बाद अकबर ने बीरबल को ईरान के बादशाह के पास भेजा। साथ ही अकबर ने बादशाह के लिए बीरबल से कीमती वस्त्र, आभूषण आदि भेंट स्वरूप भिजवाए। बीरबल ईरान पहुंच गए और ईरान की सीमा पर उसका भव्य स्वागत किया गया। अगले दिन बीरबल ईरान के बादशाह के दरबार में हाजिर हुए। बादशाह ने भी बीरबल के स्वागत में कोई कमी नहीं रखी और उसने अकबर द्वारा भेजे गए भेंट के लिए धन्यवाद व कृतज्ञता प्रकट की। बीरबल कुछ दिन ईरान में रहे और उन्होंने बादशाह को राजनीति के कुछ रस रहस्य समझाए। ईरान के बादशाह भी बीरबल के हर राय से सहमत हुए। इस तरह से अब बीरबल के वापस भारत लौटने का समय आ गया। बादशाह ने अपने सभी दरबारियों और बीरबल के साथ आए दरबारियों के बीच विदाई के समय बीरबल से सवाल किया कि आपके राजा अकबर और मेरे बीच आप कैसे तुलना करते हैं? बीरबल ने जवाब दिया, हमारे राजा अकबर दूज के चांद की तरह हैं और आप पूनम के चंद्रमा से सुंदर सुशील। बस फिर क्या था। बीरबल के साथ आए अकबर के दरबारियों को मौका मिल गया। वह आपस में ही इस बात को लेकर खुसर फुसर करने लगे कि बीरबल तो ईरान के बादशाह के स्वागत सरकार के आगे अपने राजा अकबर को भी नीचा दिखा दिया। उसने ईरान के बादशाह को पूनम का चांद बताया और अपने राजा अकबर को दूज का चांद कहा। दरबारी ने एक दूसरे से कहा कि बीरबल ने हमारे राजा को दूज का चांद कहकर छोटा बताया है, हमें राजा अकबर से इसकी शिकायत करनी चाहिए। बीरबल ईरान से वापस आ गए और अकबर के दरबार पहुंचे। अकबर ने भी बीरबल से उसका हालचाल पूछा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने हमारे दरबार की शोभा ईरान तक फैलाई, इसकी हमें बहुत खुशी है। लेकिन बीरबल के साथ गए दरबारियों ने पूनम के चांद और दूज के चांद वाली बात राजा अकबर को बता दी थी।
जिससे अकबर बहुत नाराज थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने मेरी तुलना पूनम के चांद से क्यों नहीं की? तुमने ईरान के राजा को पूनम का चांद कहा और मुझे दूज का चांद। इसके बाद बीरबल को सारा माजरा समझ में आ गया कि दरबारियों ने राजा को चुगली की है। बीरबल ने कहा, हुजूर, आप दूज के चांद की तरह हमेशा अपने पराक्रम, कीर्ति और साम्राज्य कोई दिन दूना रात चौगुना बढ़ा रहे हैं, इसलिए मैंने आपकी तारीफ में दूज के चांद की उपाधि दी। ईरान के बादशाह को पूनम का चांद इसलिए कहा क्योंकि पूनम का चांद तो हर रोज घटता और सिमटता जाता है, वहीं अमावस की रात तो वह बिल्कुल भी नहीं दिखता। इस तरह से आपको दूज का चांद बताकर मैंने आपकी महानता का बखान किया। दूज का चांद सबको प्रिय होता है और सभी उसका दीदार करते हैं, वहीं पूनम का चांद तो सिर्फ एक दिन ही चमकता है और दूज का चांद पूरे पखवाड़े तक चमकता है। अब आप खुद ही फैसला करें कि दूज का चांद श्रेष्ठ है या पूनम का चांद। अकबर ने कहा, हाँ, दूज का चांद। एक बार फिर से बीरबल की बात सुनकर अकबर बहुत खुश हुए। इसके बाद अकबर ने अपने चुगलखोर दरबारियों की जमकर खबर ली। एक दिन की बात है, अकबर राजदरबार की कार्यवाही समाप्त कर दरबारियों को पिछली रात देखा अपना सपना सुना रहे थे। अंधेरी रात थी। मैं और बीरबल एक दूसरे की ओर चले आ रहे हैं। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं पड़ने के कारण हम दोनों एक दूसरे से टकराकर गिर पड़े, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मैं खीर के तालाब में गिरा। और आप जानते हैं कि बीरबल कहाँ गिरा? नाली में। बीरबल से जलने वाले दरबारियों ने एक स्वर में कहा और ठहाके लगाने लगे। अकबर भी उनके साथ हो लिए। उस दिन अकबर भी बीरबल के मजे लेना चाहते थे और अपनी बातों से उसे निरुत्तर कर देना चाहते हैं। अकबर और सभी दरबारियों को खुद पर हंसते देखकर भी बीरबल विचलित नहीं हुआ। वह शांति से ठहाकों के बंद होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही ठहाके बंद हुए, वो अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, इत्तेफाक की बात है कि कल मैंने भी यही सपना देखा, लेकिन शायद आपकी नींद हमारे गिरकर उठने के बाद टूट गई थी, पर मैंने अंत तक सपना देखा है, इसलिए आपको बताता हूं कि आगे क्या हुआ। क्या हुआ? अकबर ने कौतूहलवश पूछा। आप खीर के तालाब से बाहर निकले और मैं नाली से बाहर निकला। खुद को साफ करने के लिए हमने पानी की तलाश की, लेकिन हमें कहीं भी पानी नहीं मिला। तब जानते हैं हमने क्या किया? क्या किया? अकबर का कौतूहल बढ़ता जा रहा था। एक दूसरे को साफ करने के लिए हम एक दूसरे को चाटने लगे। बीरबल ने मुस्कुराते बोला, यह सुनना था कि शर्म के मारे अकबर का चेहरा लाल हो गया। बीरबल ने बाजी पलट दी थी। उस दिन उन्होंने कसम खाई कि अब कभी भी बातों में बीरबल से नहीं उलझेंगे। राजा अकबर और बीरबल शाही बाग में बैठे बैंगन की सब्जी पर चर्चा कर रहे थे। राजा बैंगन की प्रशंसा कर रहे थे और बीरबल भी उनके हाँ में हाँ मिलाते जा रहे थे और बीच बीच में बैंगन के औषधीय गुणों को भी समझाते जा रहे थे। इसके 2 महीने पहले मदरसा शहंशाह ने एक दिन विचार किया था कि बीरबल की बैंगन के विषय में अब क्या राय है। संयोगवश बीरबल उसी दिन अकबर से मिलने चले गए। बादशाह अकबर ने उन्हें आदर सहित अरबों बैंगन की बुराई करने लगे। बीरबल भी राजा अकबर की हाँ में हाँ मिलाने और साथ ही यह भी सोच रहे हैं कि महाराज, क्या आप जानते हैं, बैंगन की सब्जी इतनी उपयोगी है कि मेरे मित्र की वजह से बड़ी हो जाती है। महान बीरबल के मुंह से बैंगन की बुरी दृष्टि चकित होकर रह गई और कहने लगी, बीरबल, इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। हमने उस दिन बैंगन की बुराई की तो उसे भी बुराई करना शुरू कर दिया। अंतिम अपनी कोई व्यक्तिगत राय बैंगन के विषय में क्यों नहीं है? बीरबल, ऐसा क्यों? बीरबल बोले, महाराज, मैं आपका सेवक हूँ, बैंगन का सेवक नहीं हूँ। इससे राजा अकबर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
उन्होंने बीरबल को गले से लगा लिया और देखने लगे बीरबल का उत्तर नहीं। शिक्षा। इस कहानी से हमें शिक्षा है कि हमें सोच समझकर ही जवाब देना चाहिए सामने वाला इंसान कौन है। चंदूमल और गोपाल चंद नाम का दो व्यापारी एक दिन बादशाह के राज दरबार पर आते हैं और चंदूमल कहते हैं कि गोपाल चंद्र ने उनसे 5 सोने का मुद्रा लिया था, परंतु आज कह रहे हैं कि मैंने उसे कोई पैसा नहीं दिया। चंदूमल और गोपाल चंद्र का इस गंभीर समस्या को सुलझाने के लिए बादशाह अकबर बीरबल को बुलाते हैं और कहते हैं, तो इन दोनों के बीच हुआ समस्या को सुलझा और तभी बीरबल बादशाह अकबर से कुछ दिन का समय लेता है और अपने घर चला जाता है। बीरबल ने उनके कर्मचारी को कहा कि आप बाजार में जाइए और देखिए कि किसका व्यापार सबसे अच्छा चलता है और कौन ईमानदार है। बीरबल का कर्मचारी वापस लौटता है और कहता है, चंदूमल का व्यापार बहुत अच्छा चलता है और वह बहुत ईमानदार भी है। सभी बीरबल 2 का मटका लेता है और दोनों में एक एक सोने का मुद्रा फेंक देता है और फिर वह अपने कर्मचारी को कहता है, तुम जाओ और इस 2 मटके को चंदूमल और गोपाल चंद को दिया और देखना कौन मुद्रा को वापस करता। अगले दिन बाद जब 2 व्यापारी बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचे तब बीरबल ने कहा कि बादशाह अकबर, इन दोनों में से झूठ गोपाल चंद्र बोल रहा है, क्योंकि मैंने जो 2 मटका दिया था उनमें से एक सोने का मुद्रा चंदूमल ने वापस किया शिवाय गोपाल चंद्र को छोड़कर, और इसी से कौन झूठ बोल रहा है उसका पता चल जाता है।